औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम अब्बासी इस्लामाबाद से। ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगा। पहली तो चीज़ आजकल क्योंकि जहाँ पे भी जाके बैठो तो लॉन्ग मार्च के ऊपर बात हो रही होती है, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर 25 तारीख की जो ट्रांसमिशंस देखें मुख्तलिफ़ चैनल्स की, तो मुख्तलिफ़ लोग जो टॉप मैनेजमेंट की नून लीग की स्पेशली, जिसके अंदर मरीम नवाज़, औरंगज़ेब, राना सनाउल्लाह और भी कई लोगों ने आकर मुख्तलिफ़ जगह पे ये बात की कि जी चंद सौ लोग हैं, 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, जी इससे ज़्यादा तो निकले ही नहीं। ये इमरान खान झूठ बोल रहा है और कोई इतने लोग इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर। तो मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स देना चाह रहा हूँ और वो स्टैटिस्टिक्स ये हैं कि जी 75,000 75,000 टीयर गैस के शेल्स इस्तेमाल किए गए हैं। 5,000 पैलेट गन यूज़ की गई हैं। पैलेट गन्स को जो मेरे दोस्त नहीं समझते, मैं बता दूं कि 12 बोर की राइफ़ल तो सबने चलाई हुई होगी। उसका जो कारतूस होता है, उस कारतूस के अंदर लोहे के जो छर्रे पड़े होते हैं, लोहे के छर्रों की जगह उसके अंदर रबर के छर्रे डाल दिए जाते हैं। ये काफ़ी डैमेज कर सकते हैं। अगर किसी की खुदा न खास्ता आँख में लग जाएँ या किसी और सेंसिटिव जगह पे लग जाएँ तो अच्छा भला डैमेज कर सकते हैं, किसी की आँख जा सकती है। और ये 5,000 यूज़ किए गए हैं और 20,000 कंटेनर्स इस्तेमाल किए गए हैं ऑल ओवर पंजाब और इस्लामाबाद में इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए। तो अब आप सोच सकते हैं कि एक हुकूमत वक्त आपकी लाइव ट्रांसमिशन पे आके किस कदर झूठ बोलती है, और आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 500,000 लोग निकले थे तो 4,500 पुलिस ऑपरेशंस किए गए। 4,500 पुलिस ऑपरेशंस 24 तारीख से स्टार्ट किए गए, जिसके अंदर एक पुलिस का सिपाही भी शहीद हुआ लाहौर में दीवार फिलांगते हुए। और जो सुनने में आया कि कोई मेजर साहब हैं, उनके घर पे छलांग लगाने की कोशिश की और वो उनकी तरफ से फायर हुआ और उसकी डेथ हो गई, जो कि बड़ी अफसोस की बात है, नहीं होनी चाहिए थी, बहरहाल ऐसा हुआ। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सिटिंग गवर्नमेंट आपसे मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर और कितना एक सच बोल रही होगी। ये आप इस चीज़ से बड़े आराम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी बात मैं जो करना चाह रहा हूँ आज आप लोगों से, वो करना चाह रहा हूँ कि जी सी पैक, जनरली पाकिस्तान में सी पैक के बारे में जो परसेप्शन बिल्ड किया गया और आवाम जनरली जो ये बात समझती है वो ये समझती है कि क्योंकि चाइना के ईस्ट में जो चाइना सी है उसके अंदर क्योंकि अमेरिका का और मुख्तलिफ़ मुल्कों के साथ उनका डिस्प्यूट चल रहा है और कभी भी जंग छिड़ सकती है, तो चाइना ये चाहता है कि जी वो पाकिस्तान के रास्ते एक रास्ता बनाए और उस रास्ते के थ्रू इन केस अगर उस समंदर में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो थ्रू गवादर इस रूट से वो अपना ट्रेड को दुनिया के साथ कंटिन्यू रख सके। अच्छा, ये जनरली ये परसेप्शन ठीक भी है किसी हद तक। अगर बहुत इसको 100% नहीं भी आप ठीक कहते तो 50% ये बात ठीक है। चाइना ने जो BRT मंसूबा बनाया, जो रोड ट्रांसपोर्ट का उसने मंसूबा बनाया, मुख्तलिफ़ मुल्कों तक उसने इसी तरह रोड्स डेवलप की और उसका ये प्लान था कि जी मैं सी के बजाय अपना रोड के थ्रू और ट्रेन के थ्रू अपनी ये जो है ना चीज़ों को मुख्तलिफ़ मुल्कों तक ट्रेड करूं। और उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि समंदर के अंदर अमेरिका का एक बहुत बड़ा कंट्रोल है, उसके बैरी बेड़े मौजूद हैं और उतने बड़े बैरी बेड़े बनाना और उसके मुकाबले में आना उससे कहीं आसान और कहीं इजी है कि आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें, क्योंकि आपका सिर्फ एक अमेरिकन और एक ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट ऐसा है जो रह जाएगा, बाकी तो सारे कॉन्टिनेंट्स आपके आपस में मिले हुए हैं। तो आप थ्रू रोड जो है उन सबको कनेक्ट कर सकते हैं और अपना ट्रेड थ्रू रोड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न थी। अब मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने वो क्या ऐसे काम किए कि जिसकी वजह से ये सी पैक मुस्लिम लीग नून के ही दौर में ये स्लो हो गया था। देखिए, इन्होंने किया ये कि इन्होंने जब चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ जब इनकी बातचीत हुई इस सारे मसले पे, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इनको फ़ंड अलॉट कर दिया कि जी आप ये ट्रेड रूट बनाएं। अब आप इस जुल्म देखें, आप करप्शन देखें कि इन्होंने पंजाब के अंदर मोटरवेज़ बना दी, सखर तक मोटरवे बन गई, कराची वाली मोटरवे बन गई। जो उस रूट के ऊपर मोटरवे बननी चाहिए थी असूली तौर पे, वो तो बननी चाहिए थी सुस बॉर्डर से लेके, पहले तो आपको एटलीस्ट हसन अब्दाल तक का रास्ता क्लियर करना चाहिए था।
वो लोग जो इस रूट पे जिन्होंने ट्रैवल नहीं किया हुआ, आप बिलीव करें कि इस रूट के ऊपर अभी तक सिंगल रोड है और आपको हसन अब्दाल से गिलगित तक तकरीबन 10 से 11 घंटे आपको कार पे लगते हैं। तो अब दूसरी बात यह है कि ये एक सिंगल रोड जा रही है। आप जो लोग इन चीज़ों को नहीं समझते, मैं उनको थोड़ी सी और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो सुपर टैंक कंटेनर शिप्स होते हैं, इनके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 20,000 से प्लस कंटेनर आ रहा होता है। आप थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लें कि ये, बल्कि आपने मुख्तलिफ जगह पे सुना भी होगा कि जी 80,000 ट्रक रोज़ाना चलेगा हमारी रोडों पे। एक शिप अगर आपका लगता है गवादर पोर्ट के ऊपर और वो 20,000 कंटेनर लेकर आता है, तो इसका मतलब है 20,000 कंटेनर्स को अनलोड करने के लिए आपको 20,000 ट्रक चाहिए। और फिर 20,000 ट्रकों पे ज़ाहिर है दूसरा सामान जाएगा जो उसके ऊपर आप दूसरे कंटेनर चढ़ाएंगे और वो इंटरनेशनली जहाँ भी उसको लेके जाने वो लेके जाएगा। इस वक्त 4 बर्थें बनी हुई हैं गवादर पे, और अगर चारों की चारों बर्थ थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि वो ऑपरेशनल हैं और उनके ऊपर शिप लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आपके 80,000 कंटेनर अनलोड हो रहे होंगे और 80,000 ही लोड हो रहे होंगे। आप मुझे बताएं कि एक सिंगल रोड के ऊपर अगर 1,60,000 ट्रक को आप चढ़ा दें बिटवीन हसन अब्दाल एंड सुज बॉर्डर, मैं नहीं समझता कि ये ट्रक 6 महीने में भी वहाँ पहुँच सकेगा। आप उस रोड के ऊपर कभी ट्रैवल करें, आपको पता चल जाएगा। बेसिकली वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू करना था, वो जो डिफ़िकल्ट टेरेन थी उसके अंदर, कि जी पहले तो वहाँ से बनना चाहिए था सुज बॉर्डर से लेकर हसन अब्दाल तक वो रास्ता, वो ट्रेन ट्रैक डालते या मोटरवेज बनाते और उसके अंदर टनल्स और ये वो मेन खर्चा तो वहाँ होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि यहाँ हमारे उन पैसों से हमारी कहीं ऑरेंज लाइन ट्रेन बना दी गई, कहीं हमारी मोटरवेज, और वो भी पंजाब में बना दी गई जिनका कोई लेना देना ही नहीं है गवादर के साथ। और अगर आप गवादर जो लोग गए हैं, गवादर के अंदर एक ठीक है कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, लेकिन गवादर से जो सोराब रोड वो एक सिंगल रोड है, ये 2 वे रोड है। वो इतनी बड़ी ट्रांसपोर्ट को तो हैंडल नहीं करने की कैपेसिटी रखती कि अगर आपकी गवादर पोर्ट आप ऑपरेशनल कर दें आज, तो वो चाइना के मेरे ख्याल में एक शहर का भी ट्रेड जो है ना वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि उसको हम इस रूट के ऊपर चलाएं और हम उसको विद इन टाइम फ्रेम जो रिक्वायर्ड होता है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, उसके अंदर हम इसको सप्लाई कर सकें। तो नतीजा ये हुआ कि कोयले के ऊपर पावर प्लांट्स लगा दिए गए, बजाय इसके कि वो पैसा अगर लगा नहीं था कि डैम्स बनाना शुरू कर देते। लेकिन क्यों कि ये डैम बनाते, तो डैम तो 5 साल में नहीं बनने थे और वो कमीशन उस तरह से नहीं बनने थे, तो इम्पोर्टेड कोल के ऊपर आपके पावर प्लांट्स लगाए गए। अब वो इम्पोर्टेड कोल का मसला ये है कि आज जैसे हमारे मुल्क में ये ख़ास करके पिछले 45 दिन में जब से ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है, आप देख रहे होंगे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। वजह ये है कि हमारे स्टेट बैंक के पास पैसे नहीं हैं, हमारे रिजर्व्स गिर रहे हैं, तो हमारे पास इम्पोर्ट बिल के लिए डॉलर्स नहीं है। अब जब डॉलर्स नहीं है तो हम कोल इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो जो कोल जिसके ऊपर वो प्लांट लगाए गए हैं वो मुख्तलिफ बाहर के मुल्कों से इम्पोर्ट होता है। तो अल्टीमेटली हमें ग़ुलाम रखने के लिए वो पैसा जो है वो ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगा दिया गया कि जो प्रोजेक्ट्स तो अपनी जगह पे मौजूद हैं। वो क्लेम करते हैं हमने 10,000 मेगावाट पावर प्लांट हमने लगा दिए, 10,000 मेगावाट हमने बिजली जनरेट करनी शुरू कर दी। आप उससे पुराने स्टैटिस्टिक्स उठाएं, पाकिस्तान के पास उससे पहले भी कुछ 30,000 मेगावाट 29,000 मेगावाट की हमारे पास कैपेसिटी मौजूद थी बिजली पैदा करने की, जबकि हमारी जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट गर्मियों में जाती है वो 25-26,000 मेगावाट जाती है। तो फिर जब 29,000 की ऑलरेडी कैपेसिटी हमारे पास मौजूद थी, तो आखिर लोड शेडिंग क्यों होती थी 12-12? उसकी वजह ये थी कि हमारी जो नेशनल ट्रांसमिशन है उसके अंदर डिफेक्ट्स थे, और जो कि कोई बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स नहीं थे। अगर कोई हमारी लॉयल गवर्नमेंट होती, जो मैंने शुरू में अपनी एक वीडियो में भी कहा था कि इनके हिडन एजेंडाज़ ने हमें मरवा दिया, वो हिडन एजेंडाज़ अगर ना होते और सिर्फ NTS पे काम किया गया होता और उसके बाद यही पैसा कुछ हद तक डाइवर्ट कर दिया गया होता कुछ डैम्स के ऊपर, ठीक है, तो आपके मुल्क के अंदर बिजली का शॉर्टफॉल पहले भी नहीं था, प्रोडक्शन का तो हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं था। आप कभी कराची से जो लोग हैदराबाद के लिए ट्रैवल करते हैं, रास्ते में नूरियाबाद आता है, नूरियाबाद पे आप ज़रा राइट साइड पे जाएं, वहाँ ज़रा विंड टर्बाइंस देखें कितनी लगी हुई। एक पूरा एक जंगल है जो विंड टर्बाइंस का लग चुका हुआ है, लेकिन वो आपके ग्रिड के साथ उनको अटैच नहीं किया गया। आप जुल्म देखें, विंड टर्बाइंस खड़ी हैं, आप वहाँ जाके ज़रा सर्वे करें कि कितने विंड टर्बाइन प्रोजेक्ट्स हैं 50-50 मेगावाट के जो आपके नेशनल ग्रिड में बिजली दे रहे हैं, तो आपको हैरानगी होगी कि कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो 5-5, 7-7 साल से खड़े हुए हैं और उनको नेशनल ग्रिड के साथ कोई अटैच नहीं हुए हुए।
इसी तरह दूसरा जो सी पैक का जो प्लान था वो ये था कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएंगे और उनके अंदर इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएंगी। अब क्या हुआ, चाइनीज़ कुछ लोग आए यहाँ पे, उन्होंने इंडस्ट्रीज़ लगाई। रशिया कई के अंदर एक बहुत बड़ी स्टील मिल लगी हुई है, आज 3 साल हो गए उसको बिजली का कनेक्शन ही नहीं मिल रहा, बल्कि 4 साल से ऊपर हो गया, 3 साल से भी ज़्यादा हो गया। अब उसकी रीज़न बहुत सारे लोग कहेंगे जी पीटीआई ने नहीं दिया। रीज़न ये है कि वहाँ हमारी नेशनल ट्रांसमिशन की लाइन्स ही नहीं है। अब ऐसे एरिए के अंदर आपने इंडस्ट्रियल जोन्स बना दिए हैं कि जहाँ पे पूरा स्क्रैच से आपको दोबारा नेशनल ट्रांसमिशन के लिए आपको लाइनें डालनी पड़ेंगी, और वो एक बहुत बड़ा काम है, उसके लिए मज़ीद पैसा चाहिए। अब ये वो हिडन एजेंडाज हैं। देखें, इंडस्ट्रियल स्टेट बनाना कोई बड़ी मसला नहीं है, लेकिन एक देखें आप, जो लोग प्लानिंग पे बैठे हुए हैं उनका काम क्या होता है? उनका प्लानिंग का काम ही ये है कि वो देखें कि यहाँ हमारे पास यहाँ पे पावर अवेलेबल है, यहाँ पावर अवेलेबल। आप एक घर बनाते हैं, आप उस वक्त भी देखते हैं कि जी यहाँ बिजली का, गैस का कनेक्शन अवेलेबल है कि नहीं है। तो आप इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट बना रहे हैं, और ये सारी इंडस्ट्रियल स्टेट मुस्लिम लीग नून के दौर में उन्होंने ज़मीनें एक्वायर की, और यकीनन उनके अंदर भी बहुत बड़े बड़े पैमाने पे किकबैक्स होंगी, इसलिए ऐसी जगह पे ज़मीनें एक्वायर करके इंडस्ट्रियल स्टेट्स बना दी जहाँ आज तक हमारी नेशनल ट्रांसमिशन बिजली की लाइनें ही नहीं दे सकी। और उसके ना देने की वजह यह है कि हमारे पास उतना फंड नहीं है। तो भाई सी पैक तो जब पहले 2 साल बिल्कुल सही चला मुस्लिम लीग नून के दौर के अंदर, उसके बाद जब चाइनीज़ को ये बात समझ में आने लगी कि भाई ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया हमारे साथ, तो उन्होंने अपने फंड्स रोक लिए। और आप देख लें, अब उसके बाद उनकी तरफ से एक डिमांड आई थी कि जी हम ये चाहते हैं आप सी पैक अथॉरिटी बनाएं, और सी पैक अथॉरिटी बनाई गई यहाँ पे। उसके अंदर फिर कुछ थोड़ी बहुत डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, ये बीच में आपके डैम्स ये वो। इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने आके पहला काम क्या किया, सी पैक अथॉरिटी को ख़त्म कर दिया। तो आपका क्या ख्याल है कि सी पैक चलेगा? सी पैक बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो आम आवाम तक नहीं पहुंचती। मेरी अगर आप पिछली वीडियोस देखें मेरे यूट्यूब पे, तो मैंने आपको एक पीछे बात कही थी, करप्शन ने हमें ज़रूर नुकसान पहुंचाया, नहीं होनी चाहिए करप्शन, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन पार्टीज़ के जो हिडन एजेंडाज थे, जो इनके आका बाहर बैठे हुए हैं, उसके ऊपर जो इनके हिडन एजेंडाज के अंदर ऐसी प्लानिंग्स बनाई गई कि उन प्लानिंग्स के अंदर जो चीज़ 100 रुपये में हो सकती थी, अब उसके ऊपर 500 रुपये खर्चा होगा, तो वो तब जाके ऑपरेशनल होगी। तो कहने का मकसद ये है कि आपको अगर कोई ये कहे कि आपका ये घर 2 करोड़ का बनेगा, और जब बनाना शुरू करे तो कल 2 करोड़ लग जाए और घर का कुछ पता ही ना चल रहा हो, तो आप अगला करोड़ रुपया लगाते हुए या 2 करोड़ रुपये लगाते हुए यकीनन झिझकेंगे, और स्पेशली अगर आप फॉरेनर हैं। तो यही एग्जैक्टली इस मुस्लिम लीग नून ने हमारे मुल्क के साथ किया है। हाँ, ये अब एक फ़ायदा हो गया कि जी अब आप कार में 120 की स्पीड पे जहाँ भी जा रहे होते हैं। लेकिन मोटरवेज का मेन मकसद तो ये होता है कि आपकी इंडस्ट्री को सपोर्ट हो। आपकी कौन सी मोटरवे जो आपकी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है, ज़रा मुझे सोच के बताएं। हम एबटाबाद से बिलोंग करते हैं, हमारे सारे जानने वाले ये कहते हैं जी एबटाबाद की मोटरवे बन गई, और जनासा हमारा जो पहले 5 घंटे टाइम लगता था, अब हम 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ट्रैवल एंड टूरिज़्म के अंदर किसी हद तक इस मोटरवे का एक रोल भी है, मैं ये मानने की बात। लेकिन बाकी मोटरवेज़ का क्या रोल है ट्रैवल एंड टूरिज़्म के अंदर? और आपके मुल्क में ट्रैवल एंड टूरिज़्म है कितना बड़ा कि आप उससे क्या मुल्क चला लेंगे? या तो आप हो ना स्विट्ज़रलैंड या ऐसे मुल्क जिनके अंदर ट्रैवल एंड टूरिज़्म के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स आते हैं, तो वो आपको, हम तो ऐसे मुल्क नहीं हैं। तो हमारी मोटरवेज़ पे जो कॉस्ट आई वो इनडायरेक्टली हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसकी वजह यह है कि ये रोड है, 10 साल चलेगी, 15 साल बाद चलेगी, उसके बाद ये रिपेयर मेंटेनेंस मांगेगी। रिपेयर मेंटेनेंस के लिए दोबारा पैसा चाहिए होगा। वो कौन रिपेयर मेंटेनेंस करेगा? वो इन्हीं के ही जानने वाले ठेकेदार, इन्हीं के ही पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स, उन्हीं को ठेके मिलेंगे। तो भाई पैसा, कर्जा हमारे ऊपर चढ़ा, टैक्स हम देंगे, और तंदूर जो है वो इनके लग गए, क्योंकि यही रोडें ख़राब होती रहेंगी और ये ठीक करते रहेंगे। और ख़ास करके जो मेरे अहबाब वाले, जो ख़ास करके एबटाबाद के लोग हैं, मैं उनसे एक बात करता हूँ, आप हसन अब्दाल से लेके जो हवेलियाँ तक मोटरवे बनी है, उसकी अभी कंडीशन देख लें, उसको चले हुए 2-2.5 साल हुए हैं। और जहाँ से वो 2 लेन स्टार्ट होती है, जहाँ से चाइनीज़ ने बनाई है, आप अगर आंखें बंद करके रोड पे चल रहे हो ना, आपकी गाड़ी आपको बता देगी कि जी मैं मोटरवे, किसी क्वालिटी की मोटरवे पे चली गई हूँ। वो 2 लेन्स वाली जो चाइनीज़ ने बनाई है उसकी क्वालिटी बहुत हाई है, और जो हमारे लोगों ने बनाई है, मुस्लिम लीग नून वालों ने, जिसके ऊपर बड़े इन्होंने दावे और बड़े इन्होंने जलसे जुलूस किए, आप उसकी कंडीशन अभी देख लें तो आप देख लीजिएगा अगले 2-3 साल के अंदर वो मेजर ओवरऑल आपसे मांग रही होगी, और फिर अरबों रुपया आपको हमारी आवाम की जेब से निकाल के उसको ठीक करने पे लगेगा।
तो भाई ये मैं आपकी गोशेगुजार करना चाहता था कि ये सी पैक पे जो लोग ऐसे अपनी तरफ से बयान करते हैं कि जी पीटीआई ने इसको ख़राब कर दिया, तो पीटीआई ने नहीं ख़राब किया। आप डॉक्यूमेंटेशंस खोलें, जाके डॉक्यूमेंट्स पढ़ें, आपको पता चलेगा कि जी असल में ये सब कुछ हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।